मेरा नाम है कुशाग्र और मैं इस फिजिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्लास 12th के जो बच्चे क्लास 12th में हैं, फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, मैं उन सभी बच्चों को इस प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित भी करता हूँ कि आइए और साथ में फिजिक्स सीखते हैं। देखिए, फिजिक्स का वैसे तो हर एक टॉपिक ही अपने में एक रोचक कहानी लेकर के आता है, लेकिन अगर व्यक्तिगत मेरी बात की जाए तो हमें फिजिक्स में सबसे जो बेहतरीन टॉपिक है वो लाइट लगता है। महर्षि कनाद के सूत्रों से और फिर ऋग्वेद की ऋचाओं से लगा करके फिर ड्युअलिटी ऑफ लाइट की तरफ जब हम लोग ये सफर करते हैं तो एक कहानियों की तरह लगता है, परियों की कहानियों की तरह ये सफर लगता है। तो हम चाहते हैं कि इस सफर में आप भी हमारे साथ आएं और एंजॉय करके फिजिक्स को पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, सबसे पहले शुरुआत, जैसे कि हमने बताया कि शुरुआत जो करने वाले हैं वो हम लोग लाइट से करने वाले हैं। लाइट की थ्योरीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को और उम्मीद है कि आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। जो ये टॉपिक है हमारा, इसका नाम हमने, वैसे तो लाइट है लेकिन इसको कुछ अलग से पढ़ने के लिए, उसमें कुछ यूनिक सा पढ़ने के लिए इस टॉपिक का नाम ही हमने कुछ चेंज करके दिया है। यहाँ पे हम लोग लाइट की बात तो करेंगे ही, लेकिन वास्तविकता में हम लोग बात कर रहे हैं इसके हिस्ट्री की। इससे हम लोग हिस्टोरिकल वेज पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो कहानी की तरह से कहानी की तरीके से आप समझिएगा। तो शुरू करते हैं। बात रोशनी की करेंगे। अगर हम इंडियन थ्योरीज की बात करें, एंशिएंट इंडियन थ्योरीज की बात करें, तो हमारे यहाँ 6 दर्शन दिए गए हैं। जैसे न्याय, जिसमें कि न्याय और वैशेषिका जो है, इंग्लिश में इसको वैशेषिका बोलते हैं, हिंदी में इसका एक्चुअल जो नाम है वो वैशेषिक दर्शन है। तो न्याय और वैशेषिक के ऊपर ये जो दोनों दर्शन है, ये आपस में काफी सिमिलरिटीज रखते हैं। तो इन न्याय और वैशेषिक दर्शन में लाइट के बारे में बहुत कुछ दिया गया है। आप लोगों ने महर्षि कनाद का नाम जरूर सुना होगा। महर्षि कनाद ही वैशेषिक दर्शन को लिखने वाले थे। आप लोगों ने ऋषि गौतम का नाम जरूर सुना होगा। जो न्याय दर्शन है वो ऋषि गौतम ने लिखा हुआ है। तो इन दोनों दर्शनों में काफी सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। आप लोग महर्षि कनाद का नाम केमिस्ट्री में जरूर सुने होंगे। जब हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं, उसमें कोई एटम ही तो एक्चुअल में सबसे छोटी यूनिट होती है। ऐसा डाल्टन कहते थे कि किसी भी मटेरियल को जब ब्रेक करेंगे तो सबसे छोटा पार्टिकल होता था वो एटम होता था। वास्तविकता में उन डाल्टन से पहले भी इस चीज को बताने वाले कौन थे? महर्षि कनाद। ये कहते हैं कि किसी भी पदार्थ का जो सबसे जो छोटा कण होता है वो परमाणु होता है। लेकिन सिर्फ कणाद ने सिर्फ और सिर्फ किसी मटेरियल के ऊपर भी बात की। इन्होंने लाइट के ऊपर भी बहुत सारी बातें कही हैं जो कि न्याय और वैशेषिका दर्शन में मिलती। अब जो महर्षि कनाद की बातें हैं वो काफी सूक्ष्म रूप से लिखी हुई हैं, श्लोकों के रूप में लिखी हुई हैं और काफी कंडेंस हैं। उसको एक्सप्लेन कर पाना बहुत बड़ी बात है। तो 14th सेंचुरी में एक विद्वान हुए हैं प्रशस्तपाद उन महर्षि कनाद के सूत्रों को एक्सप्लेन करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें निकाल के लाते हैं। आपको ये बता देना चाहेंगे कि जो ये महर्षि कनाद का टाइम पीरियड है, ये वास्तविकता में ईसा के जन्म से करीब 600 साल पहले, 600 से 200 साल, 400 साल इस समय का, मतलब एग्जैक्ट इसकी जो टाइम पीरियड है कि ये ग्रंथ कब लिखे गए, इसका कोई एग्जैक्ट डेट या एग्जैक्ट ईयर की जानकारी नहीं है। ये लिखे गए हैं और काफी पुराने हैं। लगभग ये जो इतिहास है वो ईसा के जन्म के 1000 साल पहले का है। तो खैर, हम लोग प्रशस्तपाद की बात करते हैं। प्रशस्तपाद 14th सेंचुरी में इस न्याय वैशिका को एक्सप्लेन करते हैं अपने ग्रंथ में, और जो कनाद ने सूत्र दिए हैं उन सूत्रों को वो अपने ग्रंथ में दिखाते हैं। क्या कहते हैं प्रशस्तपाद? वो कहते हैं कि लाइट एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, नो अणु एंड परमाणु। इसका क्या मतलब हुआ कि लाइट छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है, जो कि, अच्छा कौन से कण? ये जो महर्षि कनाद ने अभी कण बताए थे आपको कि किसी मटेरियल का सबसे छोटा जो पार्ट होता है, सबसे छोटा जो कण होता है वो परमाणु होता है, क्या ये उन कणों की बात कर रहे हैं? नहीं। महर्षि कनाद कहते हैं नहीं, जो लाइट जिन पार्टिकल से मिलकर बनी है वो वास्तविकता में ये कण नहीं है जिससे कोई मटेरियल बना हुआ है, जिससे कि ये पेन बना, जिससे हम आप बने, ये वो कण नहीं है। लाइट के पास कोई अलग प्रकार के कण होते हैं, महर्षि कनाद कहते हैं।
साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है किसी सोर्स से। जब भी किसी सोर्स को ऑन किया जाता है तो वहां से लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। आप लोगों ने रिफ्लेक्शन का फिनोमेना जरूर सुना होगा कि जब भी किसी सरफेस पे लाइट पड़ती है तो टकरा करके वो वापस उसी मीडियम में चली जाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। महर्षि कणाद अपने ग्रंथ में इस रिफ्लेक्शन को भी समझाते हैं कि पार्टिकल रिबाउंड फ्रॉम एटॉमिक सरफेस, इसी को तो रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो आप ये समझिए आज 2023 चल रहा है और ये बातें ईसा के जन्म से पहले लिखी गई हैं, और हम लोग आज जानते हैं सभी लोग कि लाइट जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है वो फोटॉन्स होते हैं। तो ये कब बोल रहे हैं? ये ईसा के जन्म के 500-600 साल पहले बोल रहे हैं। तो अपने में बहुत बड़ी बात थी। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग और ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद में भी लाइट के बारे में बहुत कुछ बोला गया है। एक ऋषि हुए हैं, ऋषि शायन, उन्होंने भी 14th सेंचुरी में ऋग्वेद के श्लोक को एक्सप्लेन किया है, उस पर अपनी कमेंट्री दी है। पहले एक बार उस श्लोक पर नजर डालते हैं। क्या है श्लोक? तथा च स्मृते योजना नाम सहस्त्र द्वय द्वय शते द्वचा योजने एकेन निमिषार्धेन क्रममान नमोस्तुते। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह है कि हे सूर्य मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपकी ऐसी महिमा है कि आपसे निकलने वाला जो प्रकाश है, जिसको सूर्य कहा गया है, कि आपसे निकलने वाला प्रकाश आधे निमिष में 2202 योजन की दूरी तय करता है। ऐसे सूर्य को मैं प्रणाम करता हूं। अब ये जो 2202 योजन है, इसको सहस्त्र द्वय द्वय शते द्वय च योजने बोला गया है। इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और ये जो टाइम पीरियड दिया है इन्होंने कि निमिषार्धीन मतलब आधे निमिष, आधा निमिष को जब आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और उस दूरी को और इस टाइम पीरियड को जब आप डिवाइड करेंगे तो एक नंबर निकल के आता है, और वो नंबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप इस नंबर को जरूर देखे होंगे, ये नंबर है स्पीड ऑफ लाइट। तो ये ऋग्वेद के श्लोक में लिखा हुआ है कि वास्तविकता में लाइट की जो स्पीड है, जो चाल है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको अगर छोटे में और बोला जाए तो हम कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करती है। तो ये ऋग्वेद की ऋचाएं बोल रही हैं। तो इसको दिखाने का उद्देश्य ये है कि जो लाइट की जब हम शुरुआत करेंगे तो हमें शुरुआत जीरो से करनी पड़ेगी। हमें, हमारे पास जो हिस्ट्री है हम जीरो से स्टार्ट करके आपके सामने रखना चाह रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अब इधर आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, थोड़ा सा मॉडर्न की तरफ बढ़ते हैं, टाइम पीरियड की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों ने यूक्लिड का नाम जरूर सुना होगा। यूक्लिड क्लास 9th 10th में आपने खूब सारी ज्योमेट्री बनाई है ना, वही यूक्लिड। अब इन यूक्लिड का नाम आखिर लाइट की बात में क्यों लाया गया? जरूरत थी। थोड़ा यूक्लिड के बारे में जान लेते हैं। यूक्लिड भी अभी का नहीं है, मॉडर्न टाइम पीरियड बोला, लेकिन वो भी ईसा के जन्म से 320-275 साल पहले इनका टाइम पीरियड रहा हुआ है। तो ये भी कोई आज के नहीं है, ये भी बहुत पुराने हैं। यूक्लिड की ज्योमेट्री कमाल की थी। आप समझिए, एक कल्पना कीजिए कि ईसा के जन्म से 320 साल 275 साल पहले जो व्यक्ति ज्योमेट्री कर रहा है, और वही सेम ज्योमेट्री आज हम अपनी टेक्स्ट बुक्स में क्लास 9th में 10th में पढ़ते हैं। तो कमाल की ज्योमेट्रीज है जो आप लोग 9th 10th में थ्योरम्स पढ़ते हैं, और उसके हायर क्लासेस में वो कमाल की ज्योमेट्री बना रखी है। लेकिन यूक्लिड से पहले किसने ज्योमेट्री बताई? ये ज्योमेट्री की बात इनसे पहले भी कोई करता है? कौन? शूल व सूत्र। आप जानते हैं कि सनातन में कि बहुत सारे कार्य को करने के लिए बहुत सारे यज्ञों का प्रावधान है कि ऐसा करना चाहते हैं तो ये यज्ञ कीजिए, ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए ये यज्ञ करिए, अश्वमेध यज्ञ और बहुत सारे यज्ञ। तो उन यज्ञों को करने के लिए वेदियां बनाई जाती थी। वेदियां, उन वेदियों की भी जो ज्योमेट्री होती थी वो भी बड़ी कमाल की ज्योमेट्री होती थी। उसके लिए भी एक फिक्स्ड एरिया का, हमें अगर सर्कल बनाना, उतने ही एरिया का अगर हम स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी एक मेन्यू बुक टाइप में शूल व सूत्र है कि आप कैसे उस ज्योमेट्री से करके वो वेदियां बना सकते हैं। तो यूक्लिड से पहले ज्योमेट्री की जो चर्चा है वो शूल व सूत्र में पढ़ने को मिलती है। तो खैर हम बात यूक्लिड की कर रहे थे कि यूक्लिड का नाम आखिर इस लाइट की सीरीज में क्यों बोला गया। रीजन है, लाइट के बारे में यूक्लिड ने कुछ ऐसा बताया कि उनको यहां लाना पड़ा। क्या बताया? यूक्लिड ने हमें बताया कि वास्तविकता में हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते कैसे हैं। द लॉजिक ऑफ व्यूइंग ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को देखने का जो लॉजिक है वो यूक्लिड देते हैं। चलिए
पता करते हैं। वो कहते हैं कि मान लीजिए हम किसी ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तो हमारी आंखों से किरणें उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं, लेकिन हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक बार में पूरा नहीं देख सकते। यूक्लिड कहते हैं जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को पूरा का पूरा एक बार में हम देख नहीं सकते। तो फिर कैसे देखते हैं? यूक्लिड कहते हैं कि मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो जिस पॉइंट आप बहुत ही उस छोटे भाग को उसके देख रहे होंगे, जिस छोटे भाग को आप देख रहे हैं, आपकी आंखों से किरणें उस छोटे भाग पे पड़ती हैं और आप उसको देखते हैं। फिर वही मान लीजिए 1 लाख किरणें आपकी आंखों से निकली और उस ऑब्जेक्ट पे पड़ी। अब वही 1 लाख किरणें उसके बगल में, उसी के साइड में पड़ती हैं, फिर उसके बगल में, फिर उसके बगल में, ऐसे करके वो इतनी जल्दी जल्दी ये काम होता है कि हमें लगता है कि हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। लेकिन यूक्लिड कहते हैं आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक बार में देख नहीं सकते। वो कहते हैं कि नथिंग दैट इज सीन एट वंस इन इट्स इंटायरिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम एक बार में ही पूरा देख सकें। इनकी करीब 36 थ्योरम्स थी जो इन्होंने जिस लॉजिक से दी थी कि हम चीजों को कैसे देखेंगे, लाइट का क्या नेचर रहता है, इस बारे में इन्होंने करीब 36 थ्योरम दिए। उसमें से हम कुछ की बात करने के लिए यहां पे लाए हुए हैं। खैर आगे बढ़ते हैं यूक्लिड से। अगला नाम आपने गैलीलियो का तो जरूर सुना होगा। 16वीं सेंचुरी की बात हो रही है। गैलीलियो कब पढ़ा आपने? क्लास 9 में पढ़ा, क्लास 11 में पढ़ा है गैलीलियो। जब हम न्यूटन के लॉस की बात करते हैं उससे पहले कौन आते हैं? यही गैलीलियो साहब आते हैं। आपने जरूर इनके बारे में पढ़ा होगा। और एक एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है, क्लास 9th में 11th में बच्चों को कराया जाता है कि एक हैवी बॉडी ले लीजिए और एक लाइट वेट बॉडी ले लीजिए, दोनों को साथ में छोड़ते हैं। तो यूक्लिड का कहना था, गैलीलियो का कहना था कि दोनों ही ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर एक साथ गिरेंगे। एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन जब बाद में चीजें इंट्रोड्यूस हुई कि एक्चुअल में एयर रेजिस्टेंस होता है, इस वजह से चीजें जो हैवी बॉडी है वो पहले गिर जाती है, लाइट वेट बॉडी बाद में गिरती है, तो लोगों ने माना कि हाँ ये बात सही कह रहे थे गैलीलियो। तो खैर गैलीलियो को लाइट की सीरीज में क्यों लाया गया है, उसके पीछे रीजन है टेलीस्कोप का। आप जानते हैं कि गैलीलियो के नाम पर टेलीस्कोप जो दूरबीन है वो पेटेंट नहीं है, लेकिन उस दूरबीन का यूज करने वाले सबसे पहले गैलीलियो ही थे। हुआ यह था कि उस समय तक ये 16वीं सेंचुरी में चश्मे आ चुके थे। गैलीलियो ने क्या किया, मार्केट से जो बच्चों के टॉयज के लिए लेंसेस थे जो चीजों को बड़ा कर करके मैग्नीफाई करके दिखा रहे थे, गैलीलियो उसको ही ले आए और बना दिया एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम क्या हो गया, टेलीस्कोप, जिसको हम लोग दूरबीन कहते हैं। अच्छा, इनका जो इंस्ट्रूमेंट है आज भी इटली में म्यूजियम में संभाल के रखा गया है। हुआ यह कि इन्होंने जो टेलीस्कोप बनाया था वो करीब करीब 25 से अधिक गुना चीज, मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट की 25 गुना से अधिक बड़ी ऑब्जेक्ट उसकी इमेज देख पा रहे थे। ये काम गैलीलियो ने किया, इसीलिए इनको यहां पे लाया गया। खैर आगे बढ़ते हैं। अगली बात करेंगे हम न्यूटन और हाइगेंस की। अब देख रहे हैं यहां पर हमने दो नाम एक साथ लिखे हैं, न्यूटन और हाइगेंस। दोनों के ही बाल बड़े हैं और दोनों का टाइम पीरियड भी लगभग सेम है। जन्म इनका 1643 में होता है और इनका 1629 में होता है, ये इनसे छोटे थे। खैर होता क्या है, गैलीलियो के बाद जब न्यूटन की एंट्री होती है लाइट के सीरीज में, तब न्यूटन ने कुछ ऐसी बात बताई जिसकी लड़ाई आज तक चलती आ रही है। क्या थी वो लड़ाई? देखिए, आप लोग न्यूटन के बारे में इतना तो मानते होंगे कि फिजिक्स से न्यूटन है और न्यूटन से फिजिक्स। जहां भी हम फिजिक्स की बात करते हैं तो हमें न्यूटन के नाम के बिना वो फिजिक्स पूरी नहीं हो सकती है, ये बात सच है। और ये इस बात में लॉजिक भी है। क्यों इतना हाइप है न्यूटन का, इतना नाम क्यों बढ़ा, उसके पीछे रीजन है। थोड़ी देर इस पे बात करते हैं। वास्तविकता में आप ये सोचिए कि पहले के समय पे ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी पर जो चीजें होती हैं, जैसे किसी सेब का गिरना, किसी बॉल का गिरना, किसी व्यक्ति का चलना, जो पृथ्वी पे मोशन होता है वो उसके लिए एक अलग लॉ है। और जो आकाशीय घटनाएं होती हैं, जैसे चंद्रमा का पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटना, मंगल ग्रह की गति, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का घूमना, ये जो चीजें होती हैं कुछ दैवी होती हैं। इनके लिए कुछ अलग रूल्स, इनके लिए कुछ अलग लॉजिक लगता है। वो पवित्र है और ये अपवित्र है, ये भवसागर है, ऐसे सोचती कि नहीं है, यहाँ पर जो चीजें होती हैं वो अलग है और जो स्पेस में जो चंद्रमा पे गति हो रही है वो सब चीजें अलग हैं। लेकिन न्यूटन ने इस चीज को डिनाई किया। उन्होंने एक ही लॉ से, जो लॉ चंद्रमा को गवर्न कर रहा है,
जो लॉ अर्थ को गवर्न कर रहा है, जो लॉ सन को गवर्न कर रहा है, जो लॉ जुपिटर को गवर्न कर रहा है, उसी लॉ से, उसी नियम से वो एक सेब के मोशन को भी दिखा रहे हैं। तो ये अपने में बहुत बड़ी बात थी कि एक ही लॉ से वो सेब के मोशन को भी गवर्न कर रहे हैं और उसी लॉ से वो चंद्रमा के मोशन को भी गवर्न कर रहे हैं। इसलिए न्यूटन का नाम काफी बड़ा है। लेकिन इनका नाम हम लाइट के सीरीज में क्यों लाए हैं? क्योंकि इनका एक विशेष लगाव था पार्टिकल के साथ में। इन्होंने ग्रेविटेशन लॉ दिया तो इनका जो लगाव था वो पार्टिकल के साथ में काफी था। तो इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी। उस थ्योरी में बोला कि वास्तविकता में लाइट छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। वास्तविकता में लाइट पार्टिकल है। आप क्लास 10th में इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, इन्होंने ही बताया कि लाइट इज ऑलवेज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ऑलवेज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। वो हमेशा एक सीधी रेखा में, सरल रेखा में गति करती है, सरल रेखा में चलती है। ये बताने वाले न्यूटन थे, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया। क्लास 10th में ऐसा एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। तो इनकी जो थ्योरी थी, इनका जो मानना था, लाइट को एक पार्टिकल की तरह से उस दृष्टिकोण से ये लाइट को देख रहे थे। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति खड़ा होता है, हाइगन्स, और वो इस चीज को डिनाई करते हैं। कहते हैं नहीं, हम नहीं मानते कि लाइट पार्टिकल है, हम नहीं मानते लाइट पार्टिकल है। अच्छा, एक चीज और थी कि लाइट के जितने भी आज हम लोग फिनोमिना देखते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, ये न्यूटन साहब ने इस पार्टिकल थ्योरी से सबको एक्सप्लेन किया। और हाइगन्स इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। हाइगन्स कहते थे नहीं, लाइट पार्टिकल नहीं है। तो क्या है लाइट? इनका मानना था कि लाइट एक वेव है, लाइट एक वेव है। न्यूटन कहते थे नहीं, लाइट तो एक पार्टिकल है। तो काफी आपस में यही लड़ाई झगड़ा चलता रहा। अच्छा, हाइगन्स इस बात को मानने के लिए क्यों नहीं तैयार थे कि लाइट पार्टिकल है? इस बात को वो क्यों नहीं, कि लाइट पार्टिकल है वो मान लेना चाहिए था। क्यों? इसका रीजन क्या था कि वो लाइट को पार्टिकल क्यों नहीं मानना चाह रहे थे? थोड़ा उस चीज को समझते हैं। देखिएगा, हाइगन्स का कहना था कि सपोज कर लीजिए एक वॉल है, और अगर हम लाइट को पार्टिकल मानते हैं, तो हम एक लेजर लाइट को इस वॉल के ऊपर डालते हैं। ठीक है, इस जगह पर लेजर लाइट हिट कर रही है। अब हाइगन्स का कहना था कि अगर आप एक दूसरी लेजर लाइट को यहां से ऑन करेंगे तो इसके भी पार्टिकल जाएंगे यहां से, और एक ऐसी जगह आएगी जहां पर इस लेजर के पार्टिकल और इस लेजर के पार्टिकल एक दूसरे को हिट करेंगे। अब जब वो एक दूसरे को हिट कर रहे होंगे तो यहां पर जो लाइट दिख रही है हमें वॉल पे, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आया होगा। उनका कहना था कि अगर हम यहां से एक लेजर को ऑन करते हैं तो यहां पर जो ऐसी लाइट दिख रही है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आने चाहिए। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। हुआ क्या, जब उन्होंने इस लाइट को ऑन किया, अब उन्होंने दूसरी लाइट को जब ऑन किया तो उसमें कोई भी चेंजेस, इस जगह पर वॉल पे कोई भी चेंजेस नहीं हुए। उन्होंने इस लाइट को बंद कर दिया, तब भी जैसी ये लाइट थी वैसे ही रही। उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, लाइट को अगर हम पार्टिकल मान रहे हैं तो ये बात पॉसिबल नहीं हो सकती। क्यों? अब कल्पना करिए, एक रोड है, एक चौराहा है, जंक्शन है ऐसा मान लीजिए, और उस पे दो पार्टिकल आ रहे हैं और वो एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने के बावजूद भी जो ये कार है ये इस तरफ आराम से निकल जाती है, ये इस तरफ निकल जा रही है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल तभी हो सकता है या तो ये भूत प्रेत हो और या तो फिर ये पार्टिकल नहीं। तो हाइगन्स का यही कहना था कि नहीं, ये पार्टिकल्स नहीं। तो क्या थी? ये वेव थी। हाइगन्स ने इसको समझाया। उन्होंने कहा, एक आप एग्जांपल खुद देखिए कि आप रेलवे स्टेशन पे खड़े, वहां आपसे बहुत सारे लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बहुत सारा शोर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो दोस्त आपसे कोई बात कहता है तो आप उस बात को सुन लेते हैं ना, समझ लेते हैं ना। क्यों? बहुत सारी आवाजों का वहां पे इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने दोस्त की बात को सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो वो बात आपसे बोल रहा है, जो साउंड है, वो एक्चुअल में क्या है? वेव, साउंड वेव है, इसी वजह से आप उसकी बातों को सुन पा रहे हैं। तो हाइगन्स ने भी यही कहा कि वास्तविकता में लाइट जो है वो कोई पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव है, और उसी वजह से, लाइट वेव होने की वजह से ही यहां पर और इस जगह पर लाइट को बंद किया गया, चाहे ऑन किया गया, इस जगह पर कोई चेंजेस नहीं आया, क्योंकि लाइट पार्टिकल नेचर नहीं बल्कि वेव नेचर रखती थी। लेकिन इनकी बात को कोई मानने को
तैयार नहीं था। ये आप देख सकते हैं न्यूटन की जो पार्टिकल थ्योरी है। आगे बढ़ते हैं, हाइगेंस की बात कर रहे थे। तो हाइगेंस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि लाइट पार्टिकल होती है। वो तो कह रहे थे नहीं भाई, लाइट वेव है। न्यूटन का नाम बड़ा था। लेकिन एक बात और, जो न्यूटन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो एक्सपेरिमेंट न्यूटन कर रहे थे, अगर आप रिफ्लेक्शन की बात करें, आप रिफ्रैक्शन की बात करें, ये आपका रिफ्रैक्शन क्या है, तो अगर रिफ्लेक्शन की बात करें I बराबर R, जो एक्सपेरिमेंट न्यूटन अपने पार्टिकल थ्योरी से कर रहे थे, वही सारे एक्सपेरिमेंट हाइगेंस अपनी वेव थ्योरी से कर रहे थे। सेम वही रिजल्ट निकाल के दे रहे थे। रिफ्लेक्शन का रिजल्ट आया I बराबर R, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाइगेंस ने वही सेम फिनोमिना अपने वेव थ्योरी से प्रूव कर दिया और बोल दिया देखिए I बराबर R। तो ये जो फिनोमिनाज हो रहे थे उसके भी रिजल्ट मैच कर रहे थे। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें ये बात समझ में नहीं आई, डिसाइड करना मुश्किल हो पाया कि वास्तविकता में लाइट वेव है कि पार्टिकल। उस एक्सपेरिमेंट को आपको हम दिखाना चाहेंगे। आप सभी रिफ्रैक्शन का फिनोमिना जानते हैं। रिफ्रैक्शन का फिनोमिना ये कहता है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, अपने पाथ से मुड़ जाती है। हम जानते हैं कि जब भी वो रेयर से डेंसर मीडियम में आती है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है। रेयर मीडियम का मतलब एयर है, डेंसर मीडियम का मतलब वाटर है। आप अच्छे से इसको पढ़े होंगे क्लास 10th में। खैर, तो ऐसा फिनोमिना होता है कि लाइट जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, नॉर्मल की तरफ डेविएट होती है। आप देख पा रहे हैं यहां पर एक इंसिडेंट रे आ रही है, तो इसको जब पानी में एंटर होनी थी तो इसको सीधा ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना जाकर के ये इस नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा डेविएट हो गई। ये नॉर्मल है जिसको हिंदी में अभिलंब बोलते हैं। तो नॉर्मल की तरफ ये डेविएट हो रही। तो न्यूटन साहब से पूछा गया, आप इसका रीजन बताइए, एक्सप्लेनेशन दीजिए कि लाइट जब एयर से वाटर में एंटर होती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड क्यों होती है। न्यूटन साहब तो पार्टिकल से उनका लगाव था ही, उन्होंने कहा इसका रीजन हम बताते हैं। उन्होंने कहा देखिए, एयर में जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं, वाटर में पार्टिकल्स पास पास होते हैं, और लाइट भी पार्टिकल से मिलकर ही बनी हुई है। तो होता यह है कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो लाइट के पार्टिकल्स को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेते हैं, और इसी वजह से लाइट नॉर्मल की तरफ डेविएट हो जाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये न्यूटन साहब कह रहे हैं कि लाइट के पार्टिकल्स को वाटर के पार्टिकल्स पकड़ के अपनी तरफ खींच लेते हैं, और इसी वजह से लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है या फिर डेविएट हो जाती है। ये न्यूटन कह रहे थे। अच्छा, तो अगर ऐसा हो रहा था तो उन्होंने कहा कि इस वजह से लाइट की जो स्पीड है वो भी वाटर में ज्यादा होती है एयर से। ध्यान से सुनिएगा, वो कह रहे हैं कि लाइट की स्पीड वाटर में ज्यादा होती है, किससे? एयर से। स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन वाटर में लाइट की स्पीड एयर से ज्यादा है। तो इनकी अपनी थ्योरीज थी। लोगों ने कहा अच्छा ठीक है। यही सेम क्वेश्चन जब हाइगेंस से पूछा गया कि आप बताइए भाई ऐसा क्यों हो रहा है, वो तो कह रहे हैं कि लाइट के पार्टिकल्स को वाटर के पार्टिकल्स पकड़ के खींचते हैं, और इसके आधार पे वो कह रहे हैं कि लाइट की जो स्पीड है वो अधिक होती है पानी के अंदर, हवा के अंदर कम होती है। हाइगेंस ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि लाइट एक वेव है और लाइट की स्पीड एयर में ज्यादा होती है, कंपेयर टू वाटर। मतलब वाटर के अंदर लाइट की स्पीड उन्होंने कहा कम होती है। उसको एक्सप्लेन आप ऐसे कर सकते हैं, आप मान लीजिए एक साइकिल से, आपने देखा होगा जब आप साइकिल चलाते हैं रोड पे और अचानक से जब आप साइकिल को रोड से उतार देते हैं और रोड काफी खराब है, तो आपकी साइकिल की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। या आप ऐसा समझ लीजिए कि एक कार है, 4 पहिए हैं, तो जैसे ही अच्छी रोड से कार अचानक से किसी बेकार सी रोड पे जब उतरती है तो उसका सपोज करिए एक पहिया उतरा, 3 पहिए अभी भी उस रोड पे हैं, तो ऐसा करने पर आप देखेंगे कि कार की जो डायरेक्शन है वो सडनली चेंज हो जाती है। तो हाइगेंस का भी कुछ ऐसा ही मानना था। वो भी कह रहे थे कि जब लाइट एयर से जब वाटर में जब इंटर होती है तो यहां पर अचानक से इस लाइट की स्पीड कम हो जाती है, और इस स्पीड के कम होने के कारण ही वो नॉर्मल की तरफ डेविएट हो जाती है। तो फैसला तो हो जाना चाहिए था
कि हम लाइट की स्पीड, इनका कहना था कि लाइट की स्पीड वाटर में तेज होती है, इस आधार पर ये कह रहे थे कि ये पार्टिकल है, और ये कह रहे थे भाई यहां पर वाटर में लाइट की स्पीड कम होती है, इस आधार पर लाइट वेव है। तो अगर हमको लाइट की स्पीड इन दोनों की मालूम पड़ जाए तो ये फैसला अभी हो जाएगा कि लाइट वेव है कि पार्टिकल, इतना बड़ा झगड़ा ही क्यों होगा। लेकिन 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 सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि लाइट की स्पीड उस समय तक मेजर नहीं हुई थी, लाइट की स्पीड उस समय तक मेजर नहीं हुई थी, और न्यूटन का नाम इतना बड़ा था कि हाइगेंस की जो थ्योरी है, ये जो अवधारणाएं हैं, वो वेव की बात कर रहे हैं, वो धरी की धरी रह गई, और यही माना गया कि लाइट पार्टिकल है, और न्यूटन की थ्योरी आगे बढ़ती गई। अब समय था कि लाइट की स्पीड को मेजर किया जाए, लाइट की स्पीड को मेजर किया जाए। तो इसमें जो सबसे पहला अटेम्प्ट जो किया वो वापस गैलीलियो ने किया 1638 में। 1638 में फर्स्ट अटेम्प्ट किया गैलीलियो ने लाइट को मेजर करने का। बड़ा इंटरेस्टिंग सा इनका कॉन्सेप्ट था, आप सुनिएगा, कहानी की तरह से मजा लीजिएगा। इसमें क्या हुआ कि गैलीलियो एक पहाड़ी पर चढ़ गए और अपने सहायक को एक दूसरी पहाड़ी पर भेज दिया। इन्होंने अपने हाथ में एक लालटेन रखी थी और अपने सहायक के हाथ में भी एक लालटेन दे दी। इस लालटेन को उन्होंने कपड़े से ढक रखा था, सहायक के हाथ में जो लालटेन थी वो भी कपड़े से ढकी हुई थी। अब इनका प्लान ये था कि इनके सहायक सामने वाली पहाड़ी पे जाएंगे, ये इस पहाड़ी पे रहेंगे, और ये उस पहाड़ी पे जाकर के अपने लालटेन का कपड़ा हटाएंगे। अपनी लालटेन का कपड़ा हटाते समय ही ये इन्होंने एक, उस समय जिस समय की ये बात करो, उस समय घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, तो इन्होंने एक जुगाड़ करके एक पेंडुलम से घड़ी बना रखी थी, और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो घड़ी का भी जो निर्माण किया था वो हार्ट बीट के आधार पर उन्होंने बनाया था उस पूरे पेंडुलम क्लॉक को। तो उन्होंने क्या किया कि उनका कॉन्सेप्ट यही था, उनका आइडिया यही था कि वो पर्दा हटाएंगे जैसे ही लालटेन का, और हटाते समय तुरंत वो घड़ी को ऑन कर देंगे, और यहां से लाइट दूसरे जो उनका सहायक था उस तक पहुंचेगी। जब उसको दिखेगा कि गैलीलियो ने पर्दा हटा दिया, लाइट आ रही है, तो वो उनका सहायक भी अपनी लालटेन का पर्दा हटाएगा। अब जब वापस गैलीलियो तक वो लाइट पहुंचेगी कि हाँ इनके सहायक ने भी पर्दा हटाया, और लाइट जैसे ही उनको दिखाई पड़ेगी वो तुरंत उस घड़ी को बंद कर देंगे। अब इनके पास एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक के बीच की दूरी इनको मालूम थी, इस पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक के बीच की दूरी इनको मालूम थी, और घड़ी को इन्होंने ऑन कर दिया था। लाइट को जाने में और आने में लगा जितना समय था वो इन्होंने मेजर कर लिया। ये लाइट यहां से गई और वापस आई, ये इनके पास दूरी थी। तो इनका प्लान यही था कि इस दूरी को इस समय से डिवाइड करेंगे और लाइट की स्पीड मिल जाएगी। लेकिन गैलीलियो ने कहा यह संभव नहीं है, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत तेज है। उन्होंने कहा कि ये इसको मेजर कर पाना इसे, और सच में इस पहाड़ी के बीच की जो दूरी थी वो 2 किलोमीटर थी, और लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। तो कहा ये मेजर हो पाती। और गैलीलियो ने बस इतना ही कहा कि ये इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, इसको मेजर कर पाना आसान नहीं। खैर, लेकिन बहुत अच्छा अटेम्प्ट था। उन्होंने सोचा कि कैसे लाइट को, लेकिन फिलहाल ये फेल होता है क्योंकि इतनी कम दूरी थी और ये कॉन्सेप्ट इनका काम नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। अब एंट्री होती है 2 महान व्यक्तियों की, जो कमाल का कि जिन्होंने काम कर रखा है। एक बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं दोनों थे, फीजो साहब और फोको साहब। ये हैं फीजो साहब और ये हैं फोको साहब। ये दोनों फ्रेंड थे। आप इनका जन्म भी देखिएगा तो 1819 और ये भी 1819 में। इनके जन्म के बीच में सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों का फर्क है, सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों का फर्क है फीजो साहब और फोको साहब के बीच में। तो ये साथ ही में एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और फ्रेंड थे। होता यह है कि इनके स्कूल में, इनके कॉलेज में, ये जिस यूनिवर्सिटी में ये पढ़ रहे थे, वहां पर एक, उस समय जिस समय की बात है, ये करीब 1850 की बात है। उस समय नया नया कैमरे का प्रचलन था, फोटोग्राफी का नया नया प्रचलन था, और बस जस्ट वो इंट्रोड्यूस ही हुई थी। तो होता यह है कि यूनिवर्सिटी में इनके प्रोफेसर इनसे कहते हैं कि एक प्रोग्राम है करीब 7 दिन से 10 दिन का, कि आपको फोटोग्राफी का एक इंटर्नशिप प्रोग्राम करना है। तो कहते हैं ठीक है। आप जानते होंगे कि पहले समय पर काफी पुराने, अगर आप वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे या अपने घर में पूछेंगे, तो क्या होता था कि पहले के समय पर जो फोटो क्लिक होती थी उसके लिए कैमरे में रील डालनी पड़ती थी,
और वो जो रील होती थी उसे एक अंधेरे कमरे में उस कैमरे के अंदर डाली जाती थी, फिर फोटो क्लिक होती थी, और फिर उस रील को यूं ही नहीं निकाला जाता है, उसको भी एक अंधेरे कमरे में बाहर निकाला जाता था, फिर उसको उसका निगेटिव बनता, उसको फिर सोल्यूशन में डालते थे, करीब 20 से 30 मिनट का समय लगता था, और फिर उस स्पेशल टाइप के सोल्यूशन से उस निगेटिव को पॉजिटिव बना करके और पेपर पे प्रिंट होता था। तो एक इतना लंबा प्रोसेस था, तो उसी काम में ये लोग भी लग गए और इंटर्नशिप प्रोग्राम इन्होंने किया। प्रोग्राम काफी अच्छा हुआ, तो इनके जो प्रोफेसर थे वो इंस्पायर हुए और इनके काम से काफी इंस्पायर कर सकते हैं या खुश हुए इनके काम को देखकर, और इनको एक प्रोजेक्ट मिला। कमाल का प्रोजेक्ट था। इनको काम ये दिया गया कि आपको सन की फोटोग्राफी करनी है। आप आश्चर्य मानेंगे, ये एक समय, जिस समय की बात कर रहा हूं उस समय कॉलेज के स्टूडेंट रहे थे, बिल्कुल एकदम कम उम्र में, और इनको काम मिला कि आपको सन की फोटोग्राफी करनी है। और आप आश्चर्य मानेंगे जब आप गूगल करेंगे अभी आप कि सन की जो पहली फोटोग्राफ है वो इन्हीं दो लोगों ने खींची। अभी आप इसीलिए बता रहे कि नए कॉलेज के लड़के, अभी उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और अभी सीख ही रहे थे कि उनसे जो सन की जो पहली फोटोग्राफी जो की है वो फोको और फीजो ने मिलकर की, पहला। साथ ही साथ इनको एक और प्रोग्राम मिला, एक और इनको असाइनमेंट दिया गया कि आपको सनस्पॉट जो होते हैं उनकी फोटोग्राफी करनी है। तो पहले सनस्पॉट की फोटो क्लिक करने वाले फीजो फोको थे। ये आप देख सकते हैं, ये दुनिया की पहली सन की इमेज है जो कि फीजो और फोको ने क्लिक की थी। द फर्स्ट फोटोग्राफ ऑफ द सन टेकन बाय फीजो एंड फोको 1845। आप देख रहे हैं, इस डेट पर ध्यान दीजिएगा, ये डेट है 1845। और जन्म कब हो रहा है? जन्म हो रहा है 1819 में, और फोटोग्राफी कब ली जा रही है? 1845 में। तो एक कम उम्र के लड़के सन की फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो अपने में बहुत बड़ी बात थी। खैर, होता क्या है, इस फोटोग्राफी के इंटरेस्ट से अच्छा, थोड़ा सा और बताना चाहेंगे फीजो के बारे में। ये बेस्ट फ्रेंड भी थे। ये बेस्ट फ्रेंड थे, फीजो फोको दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। जो पहला जो लाइट की स्पीड जो मेजर हुई वो पहले फीजो ने की, बाद में इनके जो दोस्त थे फोको, उन्होंने कहा नहीं अब हम भी मेजर करेंगे इस चीज पे, और उन्होंने भी काम को आगे बढ़ाया। उसी पे हम लोग बात करते हैं, स्पीड, लाइट की स्पीड के बारे में देखते हैं। तो फीजो एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है। आप लोग अभी हायर स्टडीज में जब जाएंगे 12th के बाद, तो बीएससी में, एमएससी में आपको फीजो एक्सपेरिमेंट पढ़ने को मिलता है। क्या है ये फीजो एक्सपेरिमेंट, समझते हैं। फीजो साहब का कॉन्सेप्ट ये था कि हमें लाइट की स्पीड को मेजर करना है। उसके लिए उन्होंने एक सेटअप बनाया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो सेटअप कैसे था, कैसे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, इतनी अधिक स्पीड की जो लाइट की स्पीड है, उसको कैसे एक नए लड़के ने मेजर किया। ये बात अपने में सोचने वाली है। और इनका जो ये सेटअप था ये भी बहुत काम का था। इससे इंस्पायर होकर ही फोको ने फिर आगे काम किया। खैर, इस सेटअप के बारे में बात करते हैं, कैसे कैसे सेटअप इन्होंने डिजाइन किया था। फीजो का प्लान ये था कि एक लाइट सोर्स को उन्होंने लिया था, लेजर लाइट सोर्स को लिया था, और उसके आगे एक इन्होंने सेमी रिफ्लेक्टिव मिरर रख दिया था। सेमी रिफ्लेक्टिव मिरर से लाइट इधर से इधर तो जा सकती थी, लेकिन जब वापस आती थी तो वो इधर नहीं जा पा रही थी, वो यहां से रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर, यहां ऑब्जर्वर थे, यहां पर इस लाइट को ऑब्जर्व किया जा रहा था। यहां पर देख करके यहां से ऑब्जर्वेशन हो रही थी, यहां से देखा जा रहा था इस लाइट को। तो सेमी रिफ्लेक्टिव मिरर ले रखा था, और प्लान यह था कि लाइट इस मिरर से होते हुए इस प्लेन रिफ्लेक्टिंग मिरर पे पड़ेगी, और इसके बीच में उन्होंने एक व्हील रख दिया था। आप लोग बाइक का गियर देखते होंगे, कुछ उस तरीके से ही था कि एक टूथ व्हील था, इसके बीच में ऐसे दांत बने हुए थे, कुछ इस तरीके से ऐसे दांत बने हुए थे। और प्लान ये था कि लाइट जो है वो यहां से इस पे पड़ेगी, टकरा करके वापस आएगी, और जब ये वापस आ रही होगी तो यहां से वापस टकरा करके और इस ऑब्जर्वर तक जाएगी। तो उनका प्लान यही था कि जैसे ही लाइट जब वापस आ रही होगी उस समय वो इस व्हील को ऑन कर देंगे। ये मोटराइज्ड व्हील था, इसको घुमाया जाता था, और यहां से जब लाइट टकरा के वापस आ रही होगी, आप कल्पना करिएगा कि मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से व्हील मूव कर रहा है,
कुछ इस तरीके से व्हील मूव कर रहा, लाइट उधर से इधर आती है टकरा करके, इस जगह से लाइट टकरा करके यहां पे आती है। यहां से जब वो वापस जा रही होती थी तो यहां जो ऑब्जर्वर था उसको लाइट ब्लिंक करते हुए नजर आती थी। आप देखते होंगे कि कभी कभी बल्ब जब फ्यूज होने के समय पे आता है तो ब्लिंकिंग स्टार्ट कर देता है, ब्लिंकिंग। और कभी कभी मूवीज में आप देखते होंगे जब कोई आत्मा आने वाली होती है तो भी लाइटें ब्लिंकिंग करना शुरू कर देती। तो वैसे ही ये जो ऑब्जर्वर था इसको लाइट यहां से ब्लिंक करते हुए कुछ नजर आ रही थी कि लाइट जाती थी, टकराती थी, तो कभी लाइट आ रही कभी नहीं, तो इस प्रकार से उनको यहां पर कुछ दिखाई पड़ रहा था। अब प्लान ये था कि इस मोटर की रफ्तार को वो बढ़ाए, इस मोटर की रफ्तार को वो इतना बढ़ा दिए कि लाइट, इस ऑब्जर्वर को कोई लाइट आते हुए नहीं दिखी। क्या इसका क्या मतलब हुआ कि यहां से लाइट गई, टकराई, टकरा के वापस आती है, लेकिन यहां इस ऑब्जर्वर को लाइट नहीं दिखाई पड़ी। तो उसका रीजन ये रहा कि उन्होंने इसकी इतनी रफ्तार इसकी कर दी कि लाइट इधर जा तो रही थी, लाइट जा तो रही थी, लेकिन जब वापस आ रही थी तो वहां यहीं से वो रिफ्लेक्ट हो रही थी, यहीं से वापस जा रही थी। ये कब पॉसिबल है? इन्होंने जो सेटअप बनाया था वो आप ऐसे समझ लीजिएगा, ये वो व्हील है, ये इस व्हील का टूथ है, ये दूसरा टूथ है। तो उनका प्लान ये था कि ये जो व्हील का टूथ है इसकी जो विड्थ है, दूसरे टूथ की ये सारी जो विड्थ है वो इक्वल थी, और इनके बीच का जो गैप था, इनके बीच का जो ये गैप था ये भी इक्वल था। कुछ आप ऐसे समझ लीजिए, कुछ इस तरीके से था। ये जो गैप है और ये जो विड्थ है ये दोनों इक्वल थी। तो प्लान उनका ये था कि जब लाइट इस जगह से टकरा के आ रही होगी तो यहां से लाइट निकलेगी, टकराएगी, इतनी देर में ये व्हील घूम करके यहां आ चुका था और यहां आकर के लाइट इस पे हिट कर जाएगी। अब लाइट जब इस पे हिट करी तो यहां से निकलेगी नहीं, लेकिन लाइट यहां से आ सकती थी, लेकिन वापस इस पे मतलब इस ऑब्जर्वर तक नहीं पहुंच रही, इस ऑब्जर्वर तक नहीं पहुंच। और उनका प्लान यह था कि वो इस दूरी को जानते थे, वो इस दूरी को जानते थे, और ये जो लाइट ये यहां से यहां तक आने का जो समय रहा था, इस समय को उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था। अब करना क्या था कि लाइट यहां गई और वापस आई तो ये लाइट की दूरी हो गई, और जितना वो इसमें समय लिया यहां से यहां तक आने में वो टाइम मिल गया। इस दूरी को टाइम से डिवाइड करना था और लाइट की स्पीड सामने थी। लेकिन आप एक बात सुनेंगे तो हंसेंगे कि वास्तविकता में ये जो इनके बीच की जो दूरी थी वो कोई 2-4 मीटर की नहीं थी, ये दूरी थी 8.663 किलोमीटर की, करीब 8.633 करीब 8.5 किलोमीटर। तो इस व्हील से और इस मिरर के जो बीच की सेपरेशन थी, जो दूरी थी, वो करीब 8.5 किलोमीटर, मतलब 8.5 किलोमीटर लंबा इन्होंने सेटअप बनाया था लाइट को मेजर करने के लिए। लेकिन मेहनत करी और उसका फल आया। क्या फल आया कि इन्होंने लाइट की स्पीड को मेजर कर लिया। उन्होंने इस सेपरेशन से इसको डबल किया, क्योंकि लाइट जाती थी वापस आती थी, तो करीब 8.5 किलोमीटर गई, 8.5 किलोमीटर वापस आई, तो 17 किलोमीटर ये। फिर इस टाइम पीरियड को उन्होंने निकाला और उसको डिवाइड किया तो इनको एक नंबर मिल गया, और वो नंबर है 3.15 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और इन्होंने लाइट की स्पीड को मेजर करके दिखाया, लाइट की स्पीड को मेजर करके दिखाया, जो काम गैलीलियो नहीं कर पाए, जो काम सिर्फ गैलीलियो नहीं, उसके बाद 20 ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने ट्राई किया लेकिन फेल। और ये कल के कॉलेज के लड़के ने लाइट की स्पीड निकाल के दिखाई। खैर, अब जो लाइट की स्पीड आ चुकी थी, अब इन्हीं से अच्छा, प्रॉब्लम इसमें क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जो ये लाइट की स्पीड का सेटअप था मेजर करने का, वो करीब 8.5 किलोमीटर लंबा था। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन अपने दोस्त से इंस्पायर होकर के फोको भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा नहीं, अब हम भी लाइट को मेजर करेंगे। उन्होंने भी लाइट को मेजर किया, लेकिन उनका जो सेटअप था वो कुछ मीटर का ही था। फोको ही पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने लेबोरेटरी के अंदर लाइट की स्पीड को मेजर किया और करके दिखाया। उनकी जो स्पीड आई, उनका जो नंबर आया निकल करके, वो आया था 2.99796, मतलब 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये जो फोको का नंबर था ये ज्यादा एक्यूरेट था फीजो के नंबर से। जो उनकी लाइट की स्पीड थी वो ज्यादा एक्यूरेट थी। खैर, ये काफी करीब में थी, और जो लाइट की स्पीड थी वो अब मेजर हो चुकी थी। लेकिन सिर्फ फोको ने यही नहीं किया, लाइट की स्पीड को मेजर किया। उन्होंने एक काम और किया। उन्होंने कहा जब हम लाइट की स्पीड एयर में मेजर कर सकते हैं, ये जो स्पीड है ये एयर में है,
तो अगर लाइट की स्पीड को हम एयर में मेजर कर सकते हैं तो लाइट की स्पीड को हम वाटर में मेजर कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, इसी 2-3 मीटर के सेटअप में एक ट्यूब लगा दी और ट्यूब के अंदर पानी भर दिया। अब जो लाइट की स्पीड वो एयर में निकाल रहे थे वही लाइट की स्पीड उन्होंने वाटर में भी निकाल दी और जो रिजल्ट आया वो ये था कि लाइट की स्पीड एयर की स्पीड, लाइट की स्पीड वाटर में एयर की स्पीड से 3/4 होती है। मतलब लाइट की स्पीड एयर से वाटर में, जो वाटर में लाइट की स्पीड है वो एयर के कंपेयर कम है। वो लाइट की स्पीड एयर के कंपेयर वाटर में कम है और कितनी है, 3/4। कितनी है, 3/4। मतलब लाइट की स्पीड अब यहां पर इनके अकॉर्डिंग जो एक्चुअल जो स्पीड निकल के आ रही थी लाइट की, वो भैया एयर में ज्यादा है, वाटर में ज्यादा नहीं है, वाटर में कम है। और कितनी है, 3/4। अब बात करते हैं, वापस चलते हैं, न्यूटन से मिलते हैं। हाँ भाई, क्या कह रहे थे, कहां गए, क्या कह रहे थे आप? तो कह रहे थे कि लाइट की स्पीड वाटर में ज्यादा होती है। फोको ने इसको साबित कर दिया, नहीं, लाइट की स्पीड वाटर में ज्यादा नहीं होती है जबकि एयर में ज्यादा होती है। तो यहां से रिजल्ट क्या निकला, अब सारी चीजें सेटल डाउन हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि न्यूटन का कहना था कि लाइट की स्पीड एयर में कम होती है, वाटर में ज्यादा होती है, क्योंकि लाइट के पार्टिकल्स को वाटर के पार्टिकल्स पकड़ के खींचते हैं। इसी वजह से लाइट की स्पीड वाटर में ज्यादा होती है और इसी के आधार पर वो कह रहे थे कि लाइट पार्टिकल है। हाइगेंस का कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं है, लाइट की स्पीड वाटर में कम होती है, एयर में ज्यादा होती है। और आखिरी में ऐसा दिखा भी, जो फोको की स्पीड आई वो उन्होंने बताया कि नहीं, लाइट की स्पीड वाटर में कम है। तो यहां से तो सारी चीजें सेटल डाउन होती हुई नजर आ रही है कि नहीं भाई, आप 200-100 साल तक बोलते रहे कि ऐसा नहीं है। आप इस टाइम पीरियड को एक बार नोटिस करिएगा, ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, ये जो न्यूटन का टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है ये करीब 17वीं शताब्दी की बात हो रही है, 17वीं शताब्दी की बात हो रही है। और जब हम बात करते हैं इस फोको के जो एक्सपेरिमेंट की, ये बात हो रही करीब 1850 की। तो आप देख रहे हैं कि 100 से 150 साल तक एक ही थ्योरी की पार्ट नहीं, लाइट पार्टिकल है, इसी पे हम लोग पढ़ाई करते रहे, यही थ्योरी प्रचलन में रही। लेकिन वास्तविकता में फोको ने लाइट की स्पीड को जब दिखाया, बताया, तो ये चीज साबित हो गई कि नहीं, लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट वास्तविकता में वेव है। अब सारी चीजें सामने आ चुकी थी कि लाइट तो भाई पार्टिकल है, लाइट तो भाई पार्टिकल है ही नहीं। ऐसा जो कह रहे थे कि न्यूटन की लाइट तो पार्टिकल है, ऐसा कुछ था ही नहीं। लाइट वास्तविकता में क्या थी, वेव थी। हाइगेंस की बात सही थी। तो सारी चीजें सेटल डाउन हो जानी चाहिए थी, लड़ाई भी सॉल्व हो जानी चाहिए थी, द डिबेट ऑफ वेव वर्सेस पार्टिकल वाज सेटल्ड, खत्म हो जाना चाहिए था कि भाई वेव जो है वो साबित हो गया है और पार्टिकल नहीं, और जीत हाइगेंस की होती है, हाइगेंस की जय हो, हाइगेंस की जय हो। लेकिन क्लाइमैक्स अभी बाकी है, और इस व्यक्ति का इस कन्वर्सेशन में जो स्वागत होना है वो अभी बाकी है। तो अभी हम जिंदा हैं, इनकी एंट्री अभी बाकी है इस पूरी कन्वर्सेशन में। तो यहां पे एक क्लाइमैक्स अभी बाकी है दोस्तों। अभी लाइट पार्टिकल है कि वेव है, अभी इस बात को अभी यहां तक तो दिखाई पड़ रहा है कि लाइट हाँ वेव है, लेकिन इसके आगे की कहानी कुछ और होती है। एक्सपेरिमेंट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको एक्सप्लेन कर पाने के लिए मिलॉर्ड केस फिर से ओपन किया जाए। और वो जो एक्सपेरिमेंट था, वो जो इफेक्ट था, वो वेव से सॉल्व नहीं हुआ। वेव थ्योरी को लगा करके उसको एक्सप्लेन करना संभव नहीं हो पाया। और मिलॉर्ड फाइल को ओपन करिए, केस दोबारा ओपन करिए और पार्टिकल थ्योरी को लाना पड़ा उसको सॉल्व करने के लिए, तब जाकर के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाए कि नहीं, वास्तविकता में ऐसा नहीं, ऐसा होता है। फिर उसके बाद आइंस्टीन ने अपनी बात की। तो ये जो कहानी है आगे की, ये हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सुनेंगे कि क्या था वास्तविकता में, लाइट वेव है कि लाइट पार्टिकल है, क्या है आखिर, क्या थी इसमें डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस, क्या थी आइंस्टीन की बात इसमें, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम।